स्टूडेंट्स साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा गागर में सागर चला हुआ था। आज हम बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से बुद्धि परीक्षण किस किस के द्वारा दिए गए और किस किस सन में दिए गए। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बिने साइमन परीक्षण सबसे पहले 1905 में। बिने साइमन परीक्षण 1905 में सबसे पहले बिने व साइमन के द्वारा ही दिया गया था। बिने साइमन के द्वारा 1905 में। फिर बिने व साइमन के द्वारा बिने साइमन परीक्षण में संशोधन कर दिया गया 1908 में। और फिर बिने साइमन के द्वारा ही संशोधित बिने साइमन परीक्षण दिया गया 1911 में। कब दिया गया? 1911 में दिया गया। उसके बाद है एलएम टर्मन के द्वारा बिने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन। बिने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन 1916 में एलएम टर्मन के द्वारा दिया गया। और पिंटर पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस 1917 में पिंटर पैटरसन के द्वारा दी गई। पिंटर पैटरसन स्केल ऑफ परफॉर्मेंस 1917 में पिंटर पैटरसन के द्वारा। आर्मी अल्फा 1917 में ऑर्थर एस ओटिस और आर्मी बीटा 1917 में ऑर्थर एस ओटिस। आर्मी बीटा 1917 ऑर्थर एस ओटिस और आर्मी अल्फा 1917 ऑर्थर एस ओटिस। पिंटर पैटरसन 1917 में पिंटर और पैटरसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण दिया गया था एस डी पोर्टियस के द्वारा। नाम से क्लियर हैं। पोर्टियस भूल भुलैया 1924 में एस डी पोर्टियस के साथ। उसके बाद अलेक्जेंडर पोसलोंग 1932 में अलेक्जेंडर के द्वारा। अलेक्जेंडर पोसलोंग परीक्षण 1932 में अलेक्जेंडर के द्वारा। संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण 1937 में टर्मन व मैरिल के द्वारा। संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण 1937 में टर्मन व मैरिल के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में जे वी रेविन के द्वारा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में जे वी रेविन के द्वारा दी गई थी। और एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बिने साइमन परीक्षण सबसे पहले शुरुआत की गई थी बिने ने 1905 में। फिर बिने साइमन परीक्षण 1908 में साइमन के द्वारा ही दिया गया था। फिर उसका संशोधित रूप दिया गया 1911 में बिने व साइमन के द्वारा ही। तो 5 का, 8 का और फिर 11 का। उसके बाद 16 में है बिने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन। ये दिया गया 1916 में एल एम टर्मन के द्वारा। पिंटर पैटरसन का 1917 में। पिंटर पैटरसन 1917 में पिंटर पैटरसन के द्वारा ही। आर्मी अल्फा का 1917 में ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा। आर्मी अल्फा का 1917 में ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा। आर्मी बीटा का ऑर्थर एस ओटिस में 1917 में। आर्मी बीटा का 1917 में ही ऑर्थर एस ओटिस। पोर्टियस भूल भुलैया 1924 में। पोर्टियस भूल भुलैया 1924 में एस डी पोर्टियस। अलेक्जेंडर पोसलोंग 1932 में अलेक्जेंडर के द्वारा। संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण 1937 में टर्मन व मैरिल के द्वारा। संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण 1937 में टर्मन व मैरिल के द्वारा। और फिर है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में जे वी सी रेविन के द्वारा। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में जे सी रेविन के द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 में जे वी सी रेविन के द्वारा। और संस्कृति मुक्त परीक्षण 1944 में कैटिल मोदे के द्वारा दिया गया। संस्कृति मुक्त परीक्षण 1944 में कैटिल के द्वारा। और वेस्लर बुद्धि परीक्षण दिया गया डी वेस्लर के द्वारा 1949 में, 71 में, 1991 में। देखो, वेस्लर बुद्धि परीक्षण जो बालकों के लिए दिए गए 3 थे, 1949, 1971, 1991 में डी वेस्लर के द्वारा। वेस्लर बुद्धि परीक्षण प्रोडो के लिए 55 और 81 में। प्रोडो के लिए दिए गए थे 55 और 81 में। किसके लिए? प्रोडो के लिए 1955 और 81 में डी वेस्लर के द्वारा। डी वेस्लर के द्वारा 2 दिए गए, एक बालकों लिए और एक प्रोडो के लिए। बालकों के लिए 49 में, 71 में, 91 में और प्रोडो के लिए 55 और 81 में। फिर आपका स्टैनफोर्ड संशोधित। स्टैनफोर्ड में संशोधन किया गया 1960 में टर्मल व मैरिल के द्वारा।
स्टैनफोर्ड संशोधित 1960 में टर्मल व मैरिल के द्वारा, और स्टैनफोर्ड संशोधित परीक्षण 1986 में टर्मल व मैरिल के द्वारा दिया गया। फिर है मानसिक आयु का विचार सबसे पहले 1908 में किने दिया? बिने ने। मानसिक आयु बिने की 1908 में, मानसिक आयु बिने की 1908 में, और आईक्यू का विचार 1912 में स्टर्न ने। मानसिक आयु का विचार 1908 में बिने ने और आईक्यू का 1912 में स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का संशोधित 1916 में टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का संशोधित दिया 1916 में टर्मन ने। आईक्यू का विचार 1912 में स्टर्न ने और मानसिक आयु का 1908 में। देखो, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले 1905 में बिने ने दिया गया। फिर मानसिक आयु का विचार भी 1908 में बिने। देखो, एक एक वर्ड का फर्क है। मानसिक आयु 1908 में बिने के द्वारा दी गई और आईक्यू का विचार दिया गया स्टर्न। मानसिक आयु बिने की 1908 में और आईक्यू का विचार दिया 1912 में स्टर्न महोदय ने। और फिर टर्मन ने उसको संशोधित रूप दे दिया 1960 में MA/CA गुणा में 100, यानी बुद्धि लब्धि में गुणा 100 लगाने वाला काम किसने किया? वो टर्मन ने किया 1916 में। और MA/CA यानी कि आईक्यू लेवल जो नाम दिया था वो स्टर्न ने दिया 1912 में। और उससे पहले बिने ने मानसिक आयु के बारे में बताया था। उसके बाद स्टूडेंट पर्सनैलिटी के कुछ सिद्धांत है। ये प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सिद्धांत। सबसे पहले व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया था। सिगमंड फ्रायड ने अपनी 5 विकास के सिद्धांत बताए थे और फ्रायड महोदय ने 3, ईद, ईगो, सुपर ईगो। फिर है नव मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था युंग, एडलर, होर्नी ने। देखो, व्यक्तित्व की सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा और नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत युंग, एडलर, होर्नी। मानवतावादी का सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। मानवतावादी सिद्धांत दिया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा। सामाजिक संज्ञान वंडूरा का था। सामाजिक संज्ञान उपागम वंडूरा का। शरीर के गठन के अकॉर्डिंग सेल्डन ने अपने 3 दिए थे, क्रैचमर ने अपने 4 दिए थे। देखो, सेल्डन मैंने 3 बताया था, लैस 3 जैसा है, तो सेल्डन ने शरीर के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का गठन किया था और 3 प्रकार की बताई थी। व्यक्तित्व का जो मांग सिद्धांत दिया था वो हेनरी व मुर्रे महोदय के द्वारा दिया गया। पर्सनैलिटी का मांग सिद्धांत हेनरी व मुर्रे ने। और जीवन अवधि उपागम एरिक्सन्स का था। जीवन अवधि उपागम एरिक्सन्स का था। सील गुण आलपोर्ट व कैटिल के थे। सील गुण आलपोर्ट व कैटिल के थे। प्रतिकारक या विश्लेषण कैटिल का था। प्रतिकारक या विश्लेषण भी किसका है? कैटिल का ही है। आत्म प्रत्यय या स्वयं प्रत्यय कार्ल रोजर्स का है। आत्म प्रत्यय स्वयं प्रत्यय किसका है? कार्ल रोजर्स का है। आत्म प्रत्यय स्वयं प्रत्यय कार्ल रोजर्स का। प्रतिकारक विश्लेषण किसका? कैटिल का। सील गुण आलपोर्ट व कैटिल के द्वारा दिए गए। जीवन अवधि को उपागम बनाया गया एरिक्सन्स के द्वारा। और व्यक्तित्व का उपागम सिद्धांत दिया गया सेल्डन व क्रैचमर के द्वारा। शरीर के अकॉर्डिंग जो बांटे गए पर्सनैलिटी वो सेल्डन व क्रैचमर ने बांटी थी। सामाजिक संज्ञान वंडूरा के द्वारा दिया गया था। और जो मानवतावादी सिद्धांत है वो आपका कार्ल रोजर्स का था। स्टूडेंट्स, ये बाल विकास की अवस्थाओं के कुछ उपनाम हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या नाम और किस किस साइकिलिस्ट को द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आपका सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था होती है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था दी गई वैलेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया सीखने का आदर्श काल शैशव काल। इसी का नाम है भावी जीवन की आधारशिला, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। सावेंगिक विकास दृष्टि से सबसे सुनहरा काल कौन सा होता है? संवेग शैशवावस्था में। संवेग आते तो है क्षणिक आते हैं शैशवावस्था में। और शरीर गति का विकास यानी कि जो शरीर का विकास होता है वो तेज गति से किसमें होता है? वो भी शैशवावस्था के अंदर ही होता है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कौन सा होता है? शैशवावस्था होती है। तो देखो, शैशवावस्था के नाम कितने हैं? सीखने का आदर्श काल दिया वैलेंटाइन के द्वारा। भावी जीवन आधारशिला भी शैशवावस्था की है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। सावेंगिक विकास दृष्टि से सबसे सुनहरा काल
स्वयं होते तो है क्षणिक होते हैं, वो भी शैशवावस्था में होते हैं। तेज शारीरिक विकास की अवस्था भी शैशवावस्था को बोला गया है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कौन है? शैशवावस्था है स्टूडेंट्स। उसके बाद है तेज गति से सीखने वाला वाटसन महोदय का है। तेज गति से सीखने वाले का काल का है, वाटसन महोदय ने कहा शैशवावस्था है वो भी। उसके बाद हैं शैशवावस्था के नाम हैं समन्वय का कठिन काल। समन्वय करने का कठिन काल है। सर्वाधिक कामुकता की बात करें फ्राइड के अकॉर्डिंग शैशवावस्था में ही होती है। सर्वाधिक कामुकता फ्राइड के अकॉर्डिंग है शैशवावस्था में होती है। अंतर्मुखी अवस्था है, दूसरे पर निर्भर रहता है, खिलौनों की अवस्था है, सर्वाधिक शारीरिक विकास काल है। तो सारे नाम किसके हैं स्टूडेंट्स? शैशवावस्था के हैं। तेज गति सीखने का काल वाटसन महोदय ने कहा। समन्वय करने का कठिन काल है। सर्वाधिक कामुकता ये फ्राइड ने कही शैशवावस्था में होती है। अंतर्मुखी अवस्था है, बच्चा अपने आप में खोया रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है पूरी तरह से। खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था ही है। और सर्वाधिक शारीरिक विकास भी किस में होता है? शैशवावस्था में ही होता है स्टूडेंट्स। आइए इसके कुछ और नाम भी जान लेते हैं। फिर आपका सबसे अधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था। सबसे अधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था भी कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। संवेदना और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था भी 0 से 2 साल तक की होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। अतार्किक चिंतन यह 2 से 7 में ही करता है। स्वार्थी होता है, स्वयं पर केंद्रित होता है, ये भी 2 से 7 साल तक का होता है। और संवेदी पीछे अवस्था पे आपकी संवेदी 0 से 2 साल तक की होती है। तो देखो शैशवावस्था के कुछ और नाम हैं। सबसे अधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था शैशवावस्था होती है। संवेदना और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने की अवस्था 2 वर्ष तक। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था अतार्किक की 2 से 7 वर्ष होती है। स्वार्थी व स्वयं केंद्रित 2 वर्ष तक होता है। और संवेदी पीछे अवस्था भी कौन होता है? आपका शैशवावस्था होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखो बाल्यावस्था में वैचारिक क्रियावस्था होती है। विचार ज़्यादा आते हैं बाल्यावस्था में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वैचारिक क्रियावस्था बोलेंगे। टोली या समूह बाल्यावस्था में बढ़ेंगे तो इसको टोली समूह की अवस्था बोला गया है। मूढ़ चिंतन होता है बाल्यावस्था में, बच्चा किसी चीज़ को देख कर सीखता है, इसे मूढ़ चिंतन की अवस्था किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। खेल की आयु है। उसके अनोखा काल, अनोखा काल कहा गया इसको कोल व ब्रूस के द्वारा। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया कोल व ब्रूस के द्वारा। मिथ्या परिपक्वता रोस महोदय के द्वारा कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता रोस महोदय के द्वारा। गेम एंड गैंग एज, गेम एंड गैंग एज कहा गया बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बोला गया है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति का काल बोला गया है। और सबसे कम कामुकता का काल भी बाल्यावस्था को है। सबसे कम कामुकता काल भी कौन है? बाल्यावस्था है। बहिर्मुखी अवस्था है स्टूडेंट्स। स्वतंत्र मानसिक क्रिया काल होता है इसके अंदर, यानी बाल्यावस्था में स्वतंत्र मानसिक क्रिया काल भी जाना जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था बाल्यावस्था है। टोली या समूह की अवस्था बाल्यावस्था है। मूढ़ चिंतन की अवस्था है। खेल की आयु है। अनोखा काल किसको कहा गया है? अनोखा काल बाल्यावस्था को कोल व ब्रूस के द्वारा कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता भी रोस का है। गेम एंड गैंग एज भी बोला गया बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बोला गया है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति का काल है। और सबसे कम कामुकता काल भी कौन है? आपका बाल्यावस्था है। सबसे अधिक काम अवस्था किसके अंदर होती है? शैशवावस्था के अंदर होती हैं, फ्राइड महोदय ने कहा। लेकिन सबसे कम बाल्यावस्था के अंदर होती हैं। बहिर्मुखी अवस्था बोला गया है, लेकिन आपकी जो शैशवावस्था उसको अंतर्मुखी बोला गया था। स्वतंत्र मानसिक क्रिया जो होती है वो भी किस में होती है? बाल्यावस्था के अंदर होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद है जीवन का आधार काल, जीवन का सबसे सुनहरा काल, यानी कि बाल्यावस्था के कुछ और नाम भी हैं। जीवन का आधार काल है। जीवन का आधार कौन बोला गया? बाल्यावस्था को है। जीवन का स्वर्णिम काल है। शिक्षा का कठिन काल है। खिलाड़ी की अवस्था, क्योंकि बच्चा खेलता है इसी काल के अंदर है। संचय प्रवृत्ति का काल है। संवेग परिवर्तन की व्यक्ति में सर्वाधि परिवर्तन की अवस्था है। मूढ़ चिंतन करता है बाल्यावस्था में। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है। और प्रारंभिक बाल्य की आयु है।
दोबारा फिर देखो, जीवन का आधार काल है, जीवन का स्वर्णिम काल है, शिक्षा का कठिन काल है, खिलाड़ी की अवस्था है, संचय प्रवृत्ति का काल है, संवेग परिवर्तन की व्यक्ति में सर्ववादी परिवर्तन की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था होती है, और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी किसकी है, बाल्यावस्था है। प्रारंभिक विद्यालय यानी कि बच्चा स्कूल में जाना भी बाल्यावस्था के अंदर ही सीखता है, इसलिए इसको हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कह सकते हैं। तो देखो इतने नाम हैं, एक एक वर्ड का फर्क है, तो बहुत ध्यान से आपने इसको सारे याद करने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन इससे ठीक हो सकता है। फिर आपका किशोर अवस्था के उपनाम स्टूडेंट्स किसके हैं, किशोर अवस्था के उपनाम। तार्किक चिंतन जो बच्चा करता है वो किशोर अवस्था में करता है। देखो वहाँ मूर्त था बच्चा, बाल्यावस्था में किसी चीज़ को देख कर, इसलिए उसका नाम क्या था, मूर्त चिंतन की अवस्था था। यहाँ पर बच्चा किशोर अवस्था में किसी भी विषय में तर्क करना शुरू कर देता है, इसलिए इसको हम तार्किक चिंतन की अवस्था बोला गया है। आत्म सम्मान, आत्म स्वीकृति, आत्म सम्मान आत्म स्वीकृति की अवस्था होती है। समायोजन का सबसे कठिन काल है वसंत काल है, यानी कि तार्किक चिंतन की अवस्था, आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, समायोजन का कठिन काल है वसंत काल है। कौन से काल है सारे, किशोर अवस्था के नाम हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। सबसे फेमस है ये संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा। संवेग विकास का अस्थिर काल, क्योंकि सावन जो संवेग बच्चे के अंदर होते हैं किशोर अवस्था में स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए इसको सावेंगी विकास का स्थिर काल कहा गया है। अंतर्मुखी अवस्था है, अमूल चिंतन की अवस्था है। देशभक्ति और वीरता का काल भी बोला गया है, किसको, किशोर अवस्था को। देशभक्ति वीरता का काल समस्याओं की अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बच्चे के अंदर समस्याएं बहुत होती हैं, बच्चा समाज में समायोजन नहीं कर पाता। दल भक्ति की अवस्था बोला गया है, और अपराध प्रवृत्ति के विकास का भी नाजुक समय बोला गया है वैलेंटाइन महोदय के द्वारा। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय भी किसको बोला गया है, किशोर अवस्था को बोला गया है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय वैलेंटाइन के द्वारा। जीवन का सबसे कठिन काल के लिए पैट्रिक महोदय ने कहा, जीवन का सबसे कठिन काल के लिए पैट्रिक महोदय ने कहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और शिक्षा का स्वर्णिम काल। शिक्षा का स्वर्णिम काल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, औपचारिक हमारी किशोर अवस्था में होती हैं। एक बार दोबारा दे लेते हैं, देखो संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था आपकी दी गई स्टैनली हॉल के द्वारा। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय दिया गया था वैलेंटाइन महोदय के द्वारा। और जीवन का सबसे कठिन किलपैट्रिक, कैसे कठिन कैसे किलपैट्रिक, कैसे कठिन कैसे किलपैट्रिक। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन है, किलपैट्रिक। कैसे कठिन कैसे किलपैट्रिक आपको लेसन करके याद करना है। ये किशोर अवस्था के नाम है तार्किक चिंतन की अवस्था, आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, समायोजन का कठिन काल, बसंत काल ही बोला गया है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा का। संवेग विकास अस्थिर काल बोला गया है। अंतर्मुखी विकास होता है, अमूल चिंतन करना शुरू करता है बच्चा। देशभक्ति वीरता का काल है। समस्याओं की अवस्था है, दल भक्ति की अवस्था है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और शिक्षा का स्वर्णिम काल भी किशोर अवस्था का ही नाम है स्टूडेंट्स। फिर आपका सुंदरता का काल भी किसको बोला गया, किशोर अवस्था को। सुंदरता काल क्या है, किशोर अवस्था का है। नया जीवन बोला गया कोल व ब्रूस के द्वारा। नया जीवन किसके द्वारा बोला गया है, नया जीवन कोल ब्रूस के द्वारा किशोर अवस्था को ही बोला गया, नया जीवन कोल व ब्रूस के द्वारा। स्कर्मण काल संधि काल कुप्पुस्वामी के द्वारा बोला गया है, यानी कि स्कर्मण काल और संधि काल कुप्पुस्वामी के द्वारा। स्कर्मण काल संधि काल कुप्पुस्वामी के द्वारा बोला गया, किसको, किशोर अवस्था को बोला गया है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति का काल भी किसको बोला गया, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति का काल भी बोला किशोर अवस्था को। सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल, सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल है। अटपटी व उलझन की अवस्था भी किसको बोला गया है, अटपटी उलझन की अवस्था ही बोला गया किशोर अवस्था को। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था बोला गया है। और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी किसको बोला गया स्टूडेंट्स, ये भी बोला गया है किशोर अवस्था को। दोबारा फिर देखते हैं, सुंदरता का काल किशोर अवस्था, नया जीवन कोल या ब्रूस के द्वारा कहा गया। स्कर्मण काल या संधि काल कुप्पुस्वामी के द्वारा बोला गया। और
सर्वाधिक काम प्रवृत्ति का काल, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति की अवस्था तो बोला गया है आप किसको, शैश अवस्था का। काल बोला गया, देखो वो अवस्था थी तो आप शैश अवस्था आंसर आएगा। काल बोला गया तो पीरियड बोला गया वो आपका किशोर अवस्था है। सामाजिक रूप से परिपक्वता का काल भी कौन सा, किशोर अवस्था होगा। अटपटी उलझन किशोर अवस्था। द्रुत ओतरी विकास किशोर अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था भी कौन है स्टूडेंट्स, किशोर अवस्था है। ये वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं, आइए इनको भी जान लेते हैं कि वंशानुक्रम के सिद्धांत किस किस के द्वारा दिए गए। देखो बीज कोषों या जन्म दृश्य निर्ता का सिद्धांत दिया गया बीजमैन के द्वारा, बीज कोष बीजमैन के द्वारा। देखो स्टूडेंट्स बीज कोष दिए गए थे बीजमैन के द्वारा, यानी बीज कोष और जन्म दृश्य निर्ता का सिद्धांत दिया गया बीजमैन। वैसे बीज कोष और वैसे ही बीजमैन, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से याद रह जाएगा। उपार्जित गुण अर्जित गुणों का लैमार्क के द्वारा, उपार्जित गुण या अर्जित गुण, उपार्जित गुण या अर्जित गुण लैमार्क के द्वारा दिए गए। जीव सांख्यिकी या पैतृक गुणों का संचरण दिया गया गाल्टन मोद्य के द्वारा, जीव सांख्यिकी या पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया गाल्टन मोद्य ने। वर्ण संकरता दी गई मेंडल मोद्य के द्वारा, वर्ण संकरता करवाई गई थी मेंडल मोद्य के द्वारा। समानता के नियम 3 प्रकार के थे, जैसे आप वैसी संतान का होना समानता का नियम कहलाएगा। विभिन्नता का नियम, जैसे माँ बाप है उससे विभिन्नता होना, यानी कि माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे का काले रंग का पैदा होना है, माँ बाप काले रंग के हैं तो बच्चा गोरा पैदा होना विभिन्नता का नियम कहलाता है। और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम में विपरीत गुणों का पाया जाना, बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाएंगे, जो माँ बाप में गुण होंगे उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उससे बिल्कुल उल्टे गुण बच्चे के अंदर पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हैं शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब, शाहजहाँ का पुत्र जो औरंगजेब है वो उसके प्रत्यागमन के नियम का ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं वंशानुक्रम के नियम। बीज कोष है जन्म दृश्य निर्ता का सिद्धांत है आपका बीजमैन का, वैसे बीज वैसे बीजमैन। उपार्जित या अर्जित गुणों का नियम लैमार्क ने दिया था, उपार्जित या अर्जित गुणों का लैमार्क ने दिया। जीव सांख्यिकी या पैतृक गुणों के बारे में गाल्टन ने बताया। वर्ण संकरता बताई मेंडल मोद्य ने। समानता का नियम, जैसे आप वैसे आपके माता पिता है, आपके माता पिता जैसे आप हैं तो यह आपका समानता का नियम होगा। विभिन्नता के बारे में डार्विन लैमार्क ने बताया था, विभिन्नता का नियम जैसे माँ बाप है उससे अलग गुणों वाले बच्चे होने, यानी कि विभिन्नता होना माँ बाप के एज में, विभिन्नता का नियम दिया गया आपका डार्विन लैमार्क के द्वारा। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, ना विभिन्नता ना समानता, बिल्कुल अलग गुणों वाला पैदा होना, विपरीत गुणों का पाया जाना, बिल्कुल माँ बाप के गुणों से बिल्कुल विपरीत गुणों का पाया जाना किस में आएगा आपका प्रत्यागमन के नियम में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चन हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं, बाकी हम आगे कल करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक से क्लास, ताकि हर एक बच्चे तक क्लास पहुँचे, उनका फ़ायदा हो, बच्चे क्लास को देख पाए, याद कर पाए और स्टूडेंट का करियर हो पाए, ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।